हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेजेंद्र गुप्ता। आज की इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसकी फर्स्ट वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो है मानव जनन तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जनन क्या होता है। रिप्रोडक्शन, जनन का मतलब होता है प्रत्येक जीव अपने समान, प्रत्येक जीव का अपने समान, लिख सकते हैं यहाँ पर, अपने समान संतति उत्पन्न करना। अपने समान संतति उत्पन्न करना, ये जो संतति उत्पन्न होगी वो पुनः अपने समान नई संतति उत्पन्न करने में सक्षम होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? अपने समान व उर्वर संतति। कैसी संतति होनी चाहिए? उर्वर, अर्थात पुनः इस प्रोसेस को रिपीट कर सके, वो अपने समान नई संतति का निर्माण कर सके। तो ऐसी संतति का निर्माण करना वो कहलाता है जनन कहलाता है। ठीक है, जनन की दृष्टि से हम ये देखते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है। जनन की दृष्टि से मनुष्य कैसा जीव है? एक लिंगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लैंगिक लक्षणों के आधार पर, लैंगिक लक्षणों की आधार पर नर व मादा प्राणी का अलग अलग पाया जाना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लैंगिक लक्षणों के आधार पर, लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो लैंगिक लक्षणों के आधार पर नर और मादा प्राणी का अलग अलग शरीर में पाया जाना वो कहलाता है एक लिंगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं मनुष्य लैंगिक दृष्टि से द्विरूपों में पाया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता का गुण। क्या बोलते हैं इसको? लैंगिक द्विरूपता। मनुष्य के अंदर लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात लैंगिक जननांगों के आधार पर नर और मादा दो अलग अलग रूपों में ये पाया जाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है लैंगिक द्विरूपता। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की क्वालिटी या गुण इसके अंदर होता है। हम ये जानते हैं जो मनुष्य है ये सजीव प्रजक जीव है। कैसा है ये? सजीव प्रजक। सजीव प्रजक का मतलब होता है ये, इसको हम ये कह सकते हैं शिशु प्रजक होता है ये। कैसा होता है ये? शिशु प्रजनक या शिशु प्रजक होता है। ठीक है, अर्थात ये परिपक्व, कौन सी? परिपक्व संतति का निर्माण करता है। ठीक, साथ साथ इसमें एक विशेष गुण पाया जाता है जिसे बोलते हैं पैतृक संरक्षण। क्या कहते हैं इसको हम? पैतृक संरक्षण का गुण। तो ये सजीव प्रजनक होता है, शिशु प्रजनक होता है, परिपक्व संतति को जन्म देता है। साथ में उसके अंदर जो गुण है वो कौन सा होता है? एक पैतृक संरक्षण का गुण होता है, अर्थात संतति की देखभाल माता पिता के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब आप ये देखेंगे कि हमने लैंगिक द्विरूपता, लैंगिक लक्षणों के बारे में बात करें तो मनुष्य के अंदर कई प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं प्राथमिक लैंगिक लक्षण। इस चीज को ध्यान से समझा। प्राथमिक लैंगिक जो लक्षण होते हैं वो कौन से हैं? वृषण, जो कि नर के अंदर उपस्थित होंगे, और अंडाशय, ये किस में उपस्थित होते हैं? मादा प्राणी में। वृषण और अंडाशय जो कि प्राथमिक लैंगिक जनन अंग के रूप में होते हैं, और इनका जो मुख्य गुण होता है, वृषण का और अंडाशय का जो मुख्य गुण होता है वो है युग्मकों का निर्माण करना। युग्मकों का निर्माण करना ये इसका मुख्य लक्षण होता है। अर्थात वृषण के द्वारा स्पर्म यानी शुक्राणुओं का उत्सर्जन होता है, निर्माण होता है, जबकि अंडाशय के द्वारा
अंडाणु अर्थात ओवम का निर्माण होता है। और ये दोनों की दोनों जो युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं। इनकी फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्पर्म और जो कि नर युग्मक होता है, अंडाणु जो कि मादा युग्मक होता है, ये दोनों अगुणित होते हैं और इनके संलयन से जो निषेचन के बाद जो जाइगोट का निर्माण होता है जिससे भ्रूण का विकास होगा। तो ये प्राथमिक लैंगिक लक्षण होते हैं जो कि नर के अंदर वृषण और मादा के अंदर अंडाशय के रूप में होता है। अब हम बात करें यहां पर सहायक लक्षण। सहायक लक्षण कौन से होते हैं? सहायक लक्षण हम उन्हें कहते हैं यानी वे सभी अंग जो मैथुन क्रिया में, जिसे बोलते हैं कॉपुलेशन, मैथुन क्रिया, और या हम कह सकते हैं वीर्यसेचन, ठीक है, निषेचन, गर्भावधि, प्रसव, इन सभी क्रियाओं में भाग लेते हैं या हेल्प करते हैं। शरीर में उपस्थित वे सभी अंग जो मैथुन क्रिया, वीर्यसेचन, गर्भावस्था, निषेचन, गर्भावस्था, गर्भावधि और प्रसव क्रिया, इन सभी क्रियाओं में जो भाग लेने वाले अंग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सहायक लक्षण। ठीक है। एक लक्षण होते हैं सहायक ग्रंथियां। ये जो सहायक ग्रंथियां हैं ये सभी ग्रंथियां इसी का ही पार्ट है। किसका? सहायक लक्षणों का। जैसे कि शुक्राशय ग्रंथि, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्रंथि, इसके अलावा काउपर्स की ग्रंथि, ये सभी ग्रंथियां नर के अंदर उपस्थित होती है, जबकि बर्थोलिन की ग्रंथि ये होती है मादा प्राणी के शरीर में। ये सब की सब सहायक ग्रंथियां हैं जो कि एक प्रकार के सहायक लक्षणों में ही आती है। ठीक है, अर्थात ये सभी मैथुन क्रिया, निषेचन आदि की क्रियाओं में हेल्प करती हैं। दूसरा आता है, जैसे हमने यहां पर लिखा था प्राथमिक लैंगिक लक्षण। दूसरा पॉइंट हम इसमें जोड़ सकते हैं और वह है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं जो कि नर और मादा प्राणी, इन दोनों में ये लक्षण भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो जितने भी लक्षण हम बात कर रहे हैं ये सभी लक्षण निषेचन की क्रिया में, जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि ये सभी लक्षण विपरीत लिंग वाले जीव को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण के आधार पर नर और मादा की पहचान होती है। जैसे कि आप जानते हो त्वचा पर रोम, नर की त्वचा अत्यधिक रोमिल होती है मादा प्राणी की तुलना में। इसके अलावा हम देखते हैं नर के अंदर चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आते हैं, मादा प्राणी के अंदर नहीं आते। इसके अलावा देख सकते हैं आवाज यानी वॉइस, नर प्राणी की जो आवाज होती है थोड़ी बड़ी भारी होती है और मोटी कह सकते हैं हम उसको, और मादा प्राणी की जो आवाज होती है वो पतली होती है, बारीक होती है। ठीक है, तो इसके अलावा पेशियों का बलशाली होना। ठीक है, तो ये सारे जो लक्षण है जो कि विपरीत लिंग वाले जीव को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि ये निषेचन में, जनन में भाग नहीं लेते हैं। तो हम कहते हैं प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के आधार पर नर और मादा प्राणी अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिसे हम सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म अर्थात लैंगिक दुरूपी जीव के नाम से जानते हैं। अर्थात एक लिंगी प्राणी है कौन? मनुष्य। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है इसके अंदर
मानव जनन तंत्र है जिसमें नर और मादा दोनों की बात करेंगे हम। इससे पहले हम ये देखते हैं कि जो मानव जनन तंत्र है, इस मानव जनन के अंदर कौन कौन सी प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले क्या होता है, आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले होता है युग्मक जनन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, युग्मक जनन। वृषण और अंडाशय के अंदर युग्मकों के निर्माण की क्रिया होती है। नर और मादा युग्मक बनते हैं, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। तो सबसे पहले युग्मक जनन की क्रिया होती है, उसके बाद सेकंड होता है मैथुन क्रिया अर्थात वीर्य सेचन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, नर अपने शिश्न के द्वारा शुक्राणुओं को मादा की योनि में स्खलित करता है। ठीक है, अतः शुक्राणुओं का मादा की योनि में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, मैथुन क्रिया या वीर्यसेचन। तो युग्मक जनन के बाद वीर्यसेचन की प्रोसेस होती है। वीर्यसेचन के बाद यदि हम देखें तो वो होता है निषेचन अर्थात युग्मक संलयन, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, जाइगोट। तो हम यहां लिख सकते हैं युग्मनज का निर्माण अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट भ्रूणीय परिवर्धन की एक कोशिकीय इकाई है, अर्थात मानव शरीर का निर्माण की जो प्रोसेस है उसकी भी एक कोशिकीय इकाई कौन होगी, जाइगोट। तो जाइगोट में जो भ्रूणीय विकास की क्रिया होती है तो सबसे पहले होता है विदलन। सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है, विदलन आती है, जिसके फलस्वरूप बनता है मोरुला। ये मैं आपको केवल स्टेप समझा रहा हूं कि भ्रूणीय विकास निषेचन के अंदर कौन कौन से स्टेप हैं। मोरुला का निर्माण होता है। मोरुला के बाद जो सेकंड अवस्था आती है वो है कोरक भवन, जिसे अपन बोलते हैं ब्लास्टुलेशन, जिसके फलस्वरूप कोरक अर्थात ब्लास्टुला का निर्माण होता है। मनुष्य के अंदर किस प्रकार का ब्लास्टुला पाया जाता है, बनता है, उसे बोलते हैं कोरक पुटी अर्थात ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, जैसे अपन आगे की प्रोसेस से समझेंगे। ब्लास्टुलेशन के बाद अर्थात कोरक भवन के बाद आता है कंदुक भवन। कंदुक भवन की जो क्रिया जिसके फलस्वरूप कंदुक अर्थात गैस्टुला का निर्माण होता है। ये जो गैस्टुला है, जिसे गैस्टुलेशन अर्थात कंदुक भवन की क्रिया के द्वारा बना है, ये भ्रूणीय विकास की अंतिम फेज होती है, जिसके फलस्वरूप ये जो गैस्टुला वो त्रिस्तरीय होता है। केवल पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा की बात करें तो पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा की जो जीव होते हैं उनमें गैस्टुलेशन के दौरान जो गैस्टुला बनता है वो द्विस्तरीय होता है, अर्थात उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनती है। जबकि अन्य सभी जीवों की बात करें तो उन सभी के अंदर जो गैस्टुलेशन के फलस्वरूप गैस्टुला बनेगा उसके अंदर 3 भ्रूणीय जनन स्तरों का निर्माण होता है, 3 लेयर्स बनती है, जिन्हें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। इन तीनों स्तरों के द्वारा एक घटना होगी जिसको हम बोलते हैं अंग विकास, जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंग और तंत्रों का निर्माण होता है। और ये सभी अंग तंत्र संपूर्ण जीव शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये जनन की प्रोसेस होती है जिसमें ये सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्सों में हम इस पूरे चैप्टर के में इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी क्रिया यहाँ पर होती है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। उन अंगों के बाद एक एक अंगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे हम। तो देखिए हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम।
अर्थात नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स को हम शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है टेस्टिस यानी कि वृषण, जिनकी संख्या होती है एक जोड़ी, जो कि किसके रूप में होते हैं, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग के रूप में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अधिवृषण, एपिडिडाइमस के नाम से जाना जाता है इनको। शुक्राणु के निर्माण में, परिपक्वन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अधिवृषण के बाद आती है शुक्रवाहिनी, जिनकी संख्या भी एक जोड़ी। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर मूत्र जनन मार्ग। मूत्र जनन मार्ग के अंदर 3 पॉइंट्स को हमें पढ़ना है, जिनके बारे में हम देखते हैं। प्रोस्टेटिक मार्ग, इसके बाद आएगा झिल्लियम मार्ग, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्नियम मार्ग। ये 3 मार्गों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये टॉपिक पूरा होगा। यहां पर हमें शिश्न की अनुप्रस्थ काट भी पढ़नी है। क्या पढ़ेंगे यहां पर हम, अनुप्रस्थ काट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मानव शिश्न के अनुप्रस्थ काट का केवल स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, वो हम यहां पर पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियों में कौन कौन सी है, सिलेबस के अंदर हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा शुक्राशय, जिनकी संख्या एक जोड़ी। शुक्राशय के बाद हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसकी संख्या 1। उसके बाद पढ़ेंगे काउपर्स की ग्रंथि। देखिए इसके कई सारे नाम हैं। काउपर्स की ग्रंथि कह सकते हैं, इसको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि कह सकते हैं, इसे हम कंद मूत्रपथ ग्रंथि भी कह सकते हैं। ये जो ग्रंथि है ये मादा की बर्थोलिन की ग्रंथि का समजात अंग है, इसे अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो नर जनन तंत्र के अंदर ये सारे ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से, सबसे पहले वृषण, जो कि एक जोड़ी है और इसे अपन प्राथमिक लैंगिक जनन अंग के रूप में जानते हैं। अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्र जनन मार्ग, जिसके अंदर प्रोस्टेटिक मार्ग, झिल्लिय मार्ग, सिस्नीय मार्ग आएगा। और उसके बाद शिश्न का अनुप्रस्थ काट पढ़ने के बाद हम सहायक ग्रंथियों पर आएंगे, जहां पर शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स की ग्रंथि होगी। ठीक है, यहां पर ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं जो कि वृषण है, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग के रूप में होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए यहां पर हम वृषण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो ये जो वृषण है ये भ्रूणीय मेसोडर्म से विकसित हुआ है। ये ध्यान रखना आप, किससे विकास हुआ है इनका, भ्रूणीय मेसोडर्म। अभी हमने डिस्कस किया था गैस्ट्रुलेशन के फलस्वरूप 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो यहां पर जो वृषण है उसका विकास किससे हुआ है, भ्रूणीय मेसोडर्म से। यह आप ध्यान रखना, कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता है। भ्रूणीय मेसोडर्म से परिवर्धित रचनाएं, इसके अलावा इनका जो आकार होता है वो समथिंग गोलाकार या हम कह सकते हैं ओवल टाइप यानी कि अंडाकार होता है। ठीक है, कलर की जब बात करें यहां पर ये लाइट पिंक होते हैं, हल्के गुलाबी। इनका रंग कैसा होता है, हल्का गुलाबी होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम इनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई की बात करें तो
प्रत्येक वृषण की जो लंबाई होती है समथिंग 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात करें लगभग 2.5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। मोटाई की यदि बात करें तो 3 सेंटीमीटर मोटाई के होते हैं। यदि हम प्रत्येक वृषण के वेट यानी वजन की बात करें तो इसका वजन होता है 10 से 12 ग्राम। ये हमने क्या देखा, इसका बाह्य स्ट्रक्चर के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। ठीक है, तो मेसोडर्म्स परिवर्तित गोलाकार अंडाकार लाइट पिंक। इसके अलावा लंबाई चौड़ाई मोटाई की बात की हमने। सबसे मेन चीज ये है कि इनकी संख्या एक जोड़ी है। अपवाद के रूप में जहां बात करें तो एस्केरिस ऐसा जीव है जिसके अंदर केवल एक वृषण होता है। केवल क्या होता है, एक वृषण इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखें ये उपस्थित कहां होते हैं। तो इनका जो विकास है, इनका डेवलपमेंट विकास भ्रूणीय अवस्था में कहां होता है, उदर गुहा के अंदर ही होता है। ठीक है, लेकिन भ्रूणीय विकास के 7वें महीने में ये उदर गुहा से बाहर आ जाता है। ध्यान से समझना, इनका विकास जब शिशु का निर्माण होता है, भ्रूणीय परिवर्तन गर्भावस्था होती है। गर्भावस्था के 7वें महीने से पहले इनका विकास कहां होगा, शरीर के अंदर उदर गुहा में ही होता है। लेकिन जब ये प्रसव क्रिया द्वारा शरीर से बाहर आने वाले होते हैं उससे पहले अर्थात 7वें महीने में उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वृषण है, ये वृषण उदर गुहा से बाहर कहां होते हैं, वृषण कोश में। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में क्यों होते हैं, क्या सभी जीवों में ऐसा होता है। तो हम देखें, कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे हाथी, व्हेल मछली, इनके अंदर वृषण कहां होते हैं, उदर गुहा में होते हैं। कैसे होते हैं, परमानेंट स्थायी रूप से। इसका अपवाद हुआ। तो हाथी, व्हेल मछली आदि के अंदर जो वृषण है स्थायी रूप से उदर गुहा में ही होता है। ठीक है, जबकि मनुष्य के अंदर जो वृषण है उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। ऐसा क्यों, तो देखिए वृषण कोश का जो टेम्परेचर होता है लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। किसकी तुलना में, उदर गुहा की तुलना में। इसका मतलब हम जानते हैं मनुष्य का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री, इससे कम कितना माने इसको अपन, लगभग 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर है वृषण कोश का है और ये टेम्परेचर उदर गुहा का है। तो ये जो टेम्परेचर है वो वृषण के अंदर बनने वाले शुक्राणु अर्थात नर युग्मकों के निर्माण व परिपक्वन के लिए, नर युग्मकों के निर्माण व उन शुक्राणुओं के अर्थात नर युग्मकों के परिपक्वन के लिए आवश्यक तापमान होता है। यदि ये इसकी बजाय ये टेम्परेचर इसको मिल जाए, क्यों मिल जाता, क्योंकि शरीर के अंदर ही होते, तो इस उच्च तापमान पर न तो शुक्राणु का फॉर्मेशन होता और न ही शुक्राणुओं का परिपक्वन। तो ऐसे जीव कैसे हो जाते, स्टेराइल हो जाते, बंद हो सकते थे, नपुंसक भी हम उसको कह सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे हमने देखा 7वें महीने में ये उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं। कई बार यदि ये बाहर नहीं आए अर्थात वृषण कोश में नहीं आते हैं, तो ये घटना कहलाती है
क्रिप्टोक्रिडिज्म, इसको हम बोल सकते हैं वृषण गोपकता। इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं? वृषण गोपकता या क्रिप्टोक्रिडिज्म, अर्थात वृषणों का उदर गुहा से बाहर न आना, क्रिप्टोक्रिडिज्म या वृषण गोपकता कहलाते हैं। इस स्थिति में शुक्राणु को उच्च तापमान मिलेगा, क्योंकि वो उदर गुहा में होंगे, उच्च तापमान मिलेगा तो शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं, अर्थात ऐसे जीव स्टेराइल हो जाते हैं। तो शुक्राणु का नष्ट होना, स्पर्म का नष्ट होना क्या कहलाएगा? इसको हम बोलते हैं एजोस्पर्मिया। कई बार कंपटीशन एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि एजोस्पर्मिया क्या है। तो एजोस्पर्मिया का मतलब होता है कि शुक्राणुओं का उच्च तापमान के कारण नष्ट होना, जबकि क्रिप्टोक्रिडिज्म क्या है? वृषण का उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में न आना। इसका मतलब जो वृषण कोश का शिथिलन व संकुंचन, इन दोनों क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? तापमान। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि वृषण कोश सर्दियों के समय सिकुड़ जाते हैं, जबकि गर्मियों के समय शरीर से बाहर हो जाता है, क्योंकि सर्दियों के समय वातावरण का टेम्परेचर कम होता है, जबकि स्पर्म को कितना टेम्परेचर चाहिए ये, तो सर्दियों में इससे भी कम तापमान होता है। अतः उस वक्त वृषण कोश की जो भित्ति होती है उसमें पाए जाने वाली जो पेशियां हैं, जैसे कि डार्टोस पेशी, उस पेशी में संकुचन हो जाता है, जिसके कारण वृषण छोटा वृषण कोश सिकुड़ जाता है, जो कि उदर गुहा की भित्ति से टच हो जाएगा, जिससे कि उसको ज्यादा तापमान मिल सके। जबकि गर्मियों के समय फैल जाता है, बॉडी से दूर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि शरीर का तापमान इतना ज्यादा, शरीर के बाहर भी ज्यादा है, तो ये और उतना ही दूर हो जाता है। तो ये हमने वृषण के बारे में एक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ये कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, सर्दियों के समय सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, वृषण कोश बाहर क्यों होते हैं, वृषण बाहर क्यों होते हैं, क्या सभी जीवों में ऐसा होता है। तो ये हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वृषण की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, ये सारी चीजें जैसे जैसे आप मेरी जो नई आने वाली वीडियोस को देखेंगे, ठीक है, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइए, चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले और ज्यादा से ज्यादा हम वीडियो बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।